Hello, good morning. Myself, Dr. Thakur Arunima Singh, Assistant Professor in JD National B.Ed College. A warm welcome to all of you in my tutorial class. आज मैं आपके सामने कोर्स 4 that is Language Across the Curriculum के यूनिट 3 Aspects of Language Teaching के मेथड पोर्शन से लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन that is समराइजिंग मेथड सारांश विधि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। सारांश विधि के बारे में सारांश के बारे में तो आप सभी जानते हैं, कंक्लूजन सभी लिखते हैं, लेकिन इसको शब्दों में बांधना एक कला है। सारांश विधि का उपयोग एक टीचर अपने पाठ्य वस्तु को पूर्णता प्रदान करने के लिए करता है। जिस प्रकार से किसी भी आंसर के लिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी होता है। जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन के द्वारा ये पता चलता है कि छात्र ने उसके अंदर क्या क्या मटेरियल डाला है, उसी प्रकार कंक्लूजन के द्वारा ये पता चलता है कि स्टूडेंट ने लिखते हुए उस टॉपिक पर अपने विचारों को लाते हुए अंत में किस विचार तक वो पहुंचा है। कंक्लूजन में हम लोग अपने विचारों को भी डालते हैं और कंक्लूजन में हम लोग क्रमबद्ध विवरण देते हैं कि ऊपर उक्त लिखित पोर्शन में हमने क्या क्या पॉइंट्स डाले हैं, क्या क्या लिखा है, और उन सबों को लिखते लिखते हम लोग अंत में एक नतीजे तक पहुंचते हैं। दैट इज आवर कंक्लूजन। यही सारांश विधि में भी किया जाता है। एक टीचर, एक शिक्षक जब अपनी पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है, प्रस्तुत करता है छात्रों के सामने, तो अंत में वो समराइज करता है, सारांशीकरण करता है। सारांशीकरण करने से तात्पर्य है कि वह अपनी शैली को, अपने पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से योजनाबद्ध रूप में, पॉइंट वाइज, शॉर्ट में, छोटे में, सूक्ष्म रूप में उसको कक्षा कक्ष के सामने सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करता है। यही है सारांश विधि। सारांश विधि को एक टीचर, सारांश विधि भाषा शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। सारांश विधि भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों में से सारांश विधि लास्ट विधि है। कहानी विधि, नाटकीकरण, अभिरूपता, गीत, अभिनय, समीक्षा, अवबोध और लास्ट में सारांश। अगर इस भाषा शिक्षण की विधियों में इंट्रोडक्शन कहानी विधि को कहते हैं, तो सारांश विधि उसका कंक्लूजन है। ये ठीक आपके आंसर की तरह ही है। सारांश विधि के अंतर्गत हम लोग परिचय, प्रक्रियाएं और सारांश देने के तरीके को देखेंगे। परिचय सारांश विधि के तहत अध्यापक पढ़ाए गए मुख्य बिंदुओं को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर संक्षेप में विद्यार्थियों के समक्ष रखता है। तार्किक क्रम में मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से संक्षेप में विद्यार्थियों के समक्ष रखता है। कहने का तात्पर्य, जैसा कि हमने अभी बताया भी, कि जो शिक्षक पढ़ाया रहता है, जो उसने पाठ्य वस्तु को प्रेजेंट किया हुआ है, उसे वह क्रमबद्ध तरीके से, सूक्ष्म रूप में, व्यवस्थित रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रेजेंट करता है। किसी कार्य की सफलता अथवा विफलता उस कार्य को भली प्रकार से संपन्न करने की योजना के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। यदि कार्य को पूर्ण चिंतन के आधार पर नियोजित तरीके से किया जाए, तो उससे श्रम एवं समय का सदुपयोग तो होता ही है, कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होना भी सुनिश्चित हो जाता है। और कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने में सारांश विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। प्रक्रियाएं, किन प्रक्रियाओं से सारांश विधि में किन प्रक्रियाओं के तहत गुजरना होता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। पहला है अध्यापक या छात्रों द्वारा पाठ के मुख्य बिंदुओं का समांकलन। मुख्य बिंदुओं पर नई समस्याएं उपस्थित कर अथवा प्रश्न पूछकर उनका सारांशीकरण टीचर करता है। जब टीचर कोई क्वेश्चन करता है एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद, जब वो अपने स्टूडेंट से
उस पैराग्राफ से संबंधित ही क्वेश्चन रेज करता है और छात्र की तरफ से जब उसका आंसर आता है तो टीचर ये समझ जाता है कि उसने जो वो एक पैराग्राफ पढ़ाया है छात्र उसे समझने में सफल हुए हैं। यदि उनमें कमी रह गई तो अध्यापक उसे फिर से पढ़ाता है और पुनः प्रश्न पूछकर या रेखा चित्र द्वारा या समस्या प्रस्तुत कर अथवा अन्य माध्यमों से पठित ज्ञान का समाकलन करता है। श्यामपट्ट सारांश इसी उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। दूसरा है प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थिति में समाकलन। प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थिति में समाकलन से तात्पर्य है पाठ में छात्रों ने जो पढ़ा है उसे वे नई परिस्थितियों में काम में ला सकें। इसके लिए उन्हें अध्यापक कहानी, परिस्थिति, वर्णन या समस्या उपस्थित कर जांच करते हैं। यह प्रश्नों द्वारा भी संभव हो पाता है और चित्रों के द्वारा भी। यह प्राप्त ज्ञान के प्रयोग का सूचक है। थर्ड है वर्तमान ज्ञान का पूर्व ज्ञान से मिलन। पाठ पढ़ाए जाने से पूर्व जितना ज्ञान छात्रों को था उनका पूर्व ज्ञान कहलाता है। वर्तमान पाठ से जो नया ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वह उनका वर्तमान ज्ञान कहलाता है। दोनों प्रकार के ज्ञान के समायोजन से तात्पर्य है कि दोनों किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं और मानव जीवन में इनका एक साथ कितना उपयोग है। अध्यापक को नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से उचित समन्वय करने हेतु उचित प्रयत्न करने चाहिए ताकि प्राप्त ज्ञान अधिक लाभकारी हो सके और स्थायी हो सके। सारांश देने के तरीके। अब हम लोग सारांश विधि के अंतर्गत सारांश देने के तरीके पर प्रकाश डालेंगे। पहला पॉइंट है पाठ के विकास के साथ। पाठ के विकास के साथ से तात्पर्य है कि शिक्षक अपने श्यामपट्ट पर एक तरफ तो वो पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को लिखता है और दूसरी तरफ वह एक पोर्शन खाली रखता है जिसमें वह पाठ के सारांश को चित्रों के माध्यम से या फिर ये यूं कहें कि मुख्य पॉइंटों को लिखकर वो पाठ का सारांशीकरण करता है। शिक्षार्थी पाठ के विकास के साथ मुख्य बिंदु अपने पुस्तिका में लिख लेते हैं और अनेक बार छोटे होने के नाते या पाठ समय पर पूरा नहीं हो पाने के कारण श्यामपट्ट सार नहीं दे पाने की जो समस्या उत्पन्न होती है वह भी नहीं हो पाती है, क्योंकि श्यामपट्ट पर ऑलरेडी शिक्षक एक तरफ पाठ के मुख्य बिंदुओं को सारांश में लिखते चले जाते हैं। दूसरा है पाठ के अंत में श्यामपट्ट सार का विकास। इस ढंग में पुनरावृत्ति के प्रश्नों के साथ ही शिक्षक श्यामपट्ट सार मुख्य बिंदुओं के रूप में लिखता जाता है। शिक्षार्थी भी साथ ही साथ लिखते जाते हैं। यह ढंग सुविधाजनक है और अधिक प्रचलित है। आजकल के जो हमारे पढ़ाई के तरीके हैं उसमें ये प्रचलन काफी प्रभावशाली है और काफी प्रचलित है। थर्ड पॉइंट है मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश। सारांश विधि के अंतर्गत शिक्षक जिस भी पाठ को पढ़ाया है एक कक्ष में उसने जितने भी पैराग्राफ एक पाठ के अंदर लिए हैं उन सारे पैराग्राफ के मुख्य बिंदुओं को वह क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से और तार्किक रूप में प्रस्तुत करता है और मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अपने टॉपिक को प्रभावशाली बनाता है और उसके महत्व को वो स्पष्ट करने में सफल हो पाता है। तो इस प्रकार से सारांश विधि में हम लोग कुछ तथ्यों पर ध्यान देते हैं, जैसे सारांश मुख्य बिंदुओं के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा हो गया कि सारांश संपूर्ण पाठ पर आधारित होना चाहिए और तीसरा सारांश का शीर्षक दिया जा सके तो उत्तम होता है, यह पाठ का प्रकरण भी हो सकता है। फोर्थ, सारांश का विकास शिक्षार्थियों के सक्रिय सहयोग से ही किया जा सकता है। और लास्ट, सारांश देते समय शिक्षक का लेख स्पष्ट एवं सुंदर होना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ सके।
कई बार देखा गया है कि शिक्षक जो श्यामपट्ट पर लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं, लेखनी का इस्तेमाल करते हैं, वह स्पष्ट नहीं होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता है या ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही गलत प्रभाव स्टूडेंट पर पड़ता है। स्टूडेंट के रोल मॉडल होते हैं उनके शिक्षक, और उनके शिक्षक का व्यक्तित्व ही उनके छात्रों को प्रभावित करता है और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों के तहत आज सारांश विधि को पढ़ा, और सारांश विधि का क्या इंपॉर्टेंस है इसे भी पढ़ा, सारांश देने के क्या तरीके होने चाहिए इस पर भी प्रकाश डाला। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।